हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं आगे का पार्ट। संयुक्त अधिवेशन, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो फिर आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संसद का संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाता है जब किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच आम सहमति ना बन पाई हो, पर ऐसा सामान्य विधेयक पर असहमति होने पर ही किया जा सकता है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर असहमति होने पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। किन स्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकते हैं? पहला, दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकृत कर दिए जाने पर, विधेयक में किए गए संशोधन के बारे में दोनों सदनों के असहमत होने पर, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास यानी कि 6 महीने से अधिक बीत जाने पर। यदि विधेयक लोकसभा के विघटन होने के कारण दिवंगत हो गया हो तो राष्ट्रपति ऐसी अधिसूचना नहीं निकालेगा, किंतु यदि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की अधिसूचना निकाल चुका हो तो लोकसभा के पश्चातवर्ती विघटन से संयुक्त बैठक में कोई बाधा नहीं आएगी। 1950 में अब तक 3 बार संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। पहला, दहेज निरोधक विधेयक 1960, बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977, आतंकवाद निरोध विधेयक 2002। अब आ जाते हैं संसद समितियां। संसद की जो समितियां बनती हैं, संसद की सामान्य बैठकों के अतिरिक्त संसद का अधिकांश कार्य संसदीय समितियों द्वारा किया जाता है। संसदीय समितियों का गठन सभापति या अध्यक्ष करता है। सभापति की बैठक के लिए गणपूर्ति समिति के सदस्यों की समस्त संख्या की यथासंभव 1/3 होनी चाहिए। यदि कोई सदस्य समिति की लगातार 2 या अधिक बैठकों से अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित रहता है तो ऐसे सदस्य को सहमति से हटाने के लिए समिति में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकता है। समिति की किसी बैठक में सभी प्रश्न उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्धारित किए जाते हैं। किसी विषय पर समान मत होने पर सभापति का मत निर्णायक होगा, वही निर्णय लेगा। संसदीय समितियां प्रमुख रूप से 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी समिति तथा तदर्थ समिति। तदर्थ समिति किसी विशेष कार्य के लिए बनाई जाती है। जब ये अपना कार्य समाप्त कर लेती है तब इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इनके अतिरिक्त संसद के प्रत्येक सदन की स्थायी समितियां होती हैं जो लगातार कार्य करती रहती हैं, जैसे कार्य मंत्रणा समिति, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति, नियम समिति आदि। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष महत्व की समितियां भी होती हैं जो कार्यपालिका के ऊपर संसद के प्रहरी का कार्य करती हैं। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी आश्वासन समिति और सार्वजनिक संस्थानों की समिति इस श्रेणी में आती हैं। सबसे पहले आ जाते हैं प्राक्कलन समिति। यह संसद की एक महत्वपूर्ण समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। इसके सभी सदस्य लोकसभा द्वारा प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा निर्वाचित होते हैं। समिति का अध्यक्ष इन चुने हुए सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। कोई भी मंत्री इस समिति की सदस्यता के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष प्राक्कलन समिति का सदस्य है तो वह स्वतः ही समिति का अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है। इस समिति के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला कार्य क्या है? यह इस विषय पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं कि संगठनात्मक सुधारों, प्रशासनिक क्षमता अथवा सुधारों से नीतिगत आकलन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। यह समिति यह परीक्षण भी करती है कि नीतिगत प्राक्कलन की सीमाओं के अंतर्गत ही धन निकाला गया है। अब आ जाते हैं लोक लेखा समिति। यह संसद की एक महत्वपूर्ण समिति है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य सह सदस्य होते हैं तथा उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होता। कोई भी मंत्री इस समिति की सदस्यता के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। इसका कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है। 1967 से चली आ रही परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। लोक लेखा समिति के निम्नलिखित कार्य हैं। यह भारत सरकार के लोक लेखे तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का परीक्षण करती है। यह सुनिश्चित करती है कि धन संसद के निर्णय के अनुसार ही विभिन्न मदों में खर्च किया जाए तथा व्यर्थ अथवा अपव्यय को रोका जाए। सरकारी उपक्रम समिति। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की
एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक वर्ष समिति के 1/5 1/5 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत किया जाता है। इसके निम्न कार्य हैं। यह सरकारी उपक्रमों के लेखों का परीक्षण करती है। यह सरकारी उपक्रमों की कार्यप्रणाली तथा अन्य वित्तीय मामलों और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का परीक्षण करती है। अब आ जाते हैं प्रवर समिति। प्रवर समिति एक तदर्थ समिति होती है जिसका अस्तित्व उसे सौंपे गए विशेष विधेयक पर विचार करने के साथ ही समाप्त हो जाता है। प्रवर समिति सदन द्वारा निश्चित किए गए समय में शीघ्र सदन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। यदि सदन ने समय निश्चित नहीं किया है तो प्रतिवेदन उस तिथि से 3 मास की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत कर दिया जाएगा जिस तिथि को सदन ने प्रवर समिति को विधेयक सौंपे जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। अब आ जाते हैं याचिका समिति। प्रत्येक सदन की एक याचिका समिति होती है। लोकसभा का अध्यक्ष या सभापति याचिका समिति के सदस्यों का नाम निर्देशन करते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोकसभा में इसके 15 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा में इसके 10 सदस्य होते हैं। इस समिति में किसी भी मंत्री को सदस्य नियुक्त नहीं किया जाता। यदि कोई सदस्य मंत्री बन जाता है तो वह उस तिथि से समिति का सदस्य नहीं रह जाता। यह समिति प्रस्तुत की गई याचिकाओं का अध्ययन करती है एवं उससे संबंधित साक्ष्य तथा सूचनाएं एकत्रित करती है। अब आ जाते हैं विशेषाधिकार समिति। संसद सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। इन विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों से संबंधित सभी मामले विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाते हैं। विशेषाधिकार समिति का गठन लोकसभा के आरंभ में अथवा समय समय पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। विशेषाधिकार समिति उसे सौंपे गए प्रत्येक कार्य अथवा प्रश्न की जांच करती है तथा तथ्यों के आधार पर यह निश्चित करती है कि किसी विशेषाधिकार का हनन या उल्लंघन हुआ है या नहीं। फिर आ जाते हैं नियम समिति। नियम समिति के सदस्यों का नाम निर्देशन अध्यक्ष सभापति करता है। लोकसभा में इसके 15 तथा राज्यसभा में 16 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सभापति इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। इस समिति का कार्य सभा की प्रक्रिया तथा उसके कार्य संचालन के विषयों पर विचार करना और नियमों में आवश्यक संशोधन व वृद्धि करने की सिफारिश करना है। संसद सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार। संसद सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के दोनों सदनों तथा उनके सदस्यों के विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक सदस्य सदन के विचार विमर्श में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेता है। सदन में उसके द्वारा कही गई बात पर उसे न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। फिर आ जाते हैं वाक स्वतंत्रता ही है, ठीक है, बोलने की आजादी एक तरीके से। न्यायालयों को संसद की कार्यवाही की जांच करने का निषेध है। जब संसद का सत्र चल रहा हो तब सदन की अनुमति के बिना सदस्य को साक्ष्य देने के लिए समन जारी नहीं किया जा सकता। किसी भी सदस्य को संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी रिपोर्ट, पत्र, मतों या कार्यवाही के प्रकाशन के विषय में किसी न्यायालय की कार्यवाही से उन्मुक्ति। सभा के सत्र के दौरान तथा उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में सदस्यों की गिरफ्तारी से उन्मुक्ति। सदस्यों को और बाहरी व्यक्तियों को सदन के विशेषाधिकारों को भंग करने के लिए दंडित करने का अधिकार। संसदीय विधि द्वारा संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों को निश्चित किया जाता है। सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकारों के हनन पर प्रायदंड का भी प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति या सदन का सदस्य इन विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे दंड स्वरूप कारावास, चेतावनी या फिर सदन में निष्कासित किया जा सकता है। अब आ जाते हैं संसद के सत्र। संसद के सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं परंतु 2 सत्रों के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। सदन का स्थगन। स्थगन से अभिप्राय संसद के अधिवेशन में होने वाले उस संक्षिप्त अवकाश से है जो सदन के अध्यक्ष द्वारा घोषित किया जाता है। इस अवकाश की अवधि कुछ मिनट, घंटे अथवा दिन हो सकती है। इस अवकाश के फलस्वरूप सदन का अधिवेशन समाप्त नहीं होता। इससे केवल सदन की कार्यवाही आगे की तिथि व समय तक स्थगित हो जाती है। कई बार अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को एक अनिश्चित समय तक स्थगित कर देता है तथा भविष्य की बैठक की तिथि अथवा समय निश्चित नहीं करता। ऐसी स्थिति को संसदीय भाषा में अनिश्चित काल तक स्थगन कहा जाता है। सदन का सत्रवासन। संविधान द्वारा सदन का सत्रवासन करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। सदन के सत्रवासन के फलस्वरूप सदन का केवल सत्र समाप्त होता है, जीवन नहीं। इसका अर्थ केवल यह है कि किसी विशेष समय पर सदन कार्य करना छोड़ देता है। सदन को भंग करना। सदन को भंग करने से सदन का जीवन
यानी कि कार्यकाल समाप्त हो जाता है और एक नए सदन का गठन आवश्यक हो जाता है। भारत में केवल लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व भंग किया जा सकता है। राज्यसभा इसके विपरीत एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। सरकारी विधेयक एवं निजी विधेयक में अंतर। सरकारी विधेयक सदन में किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि निजी विधेयक सदन की किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। सरकारी विधेयक में सरकार की नीतियों का उल्लेख होता है, जबकि निजी विधेयक में सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर विपक्ष की राय अभिव्यक्त होती है। सरकारी विधेयक के सदन में पारित होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि इसे बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। इसके विपरीत निजी विधेयक के सदन में पारित होने की संभावना कम होती है, क्योंकि इसे अल्पमत का समर्थन प्राप्त होता है। सरकारी विधेयक का सदन में पारित न होना सरकार के प्रति अविश्वास माना जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। निजी विधेयक के सदन में पारित न होने की स्थिति में सरकार के स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सरकारी विधेयक को सदन में पेश करने के 7 दिन पूर्व इसकी सूचना सदन के अध्यक्ष सभापति को दे दी जानी चाहिए। निजी विधेयक को सदन में पेश करने से 1 महीना पहले इसकी सूचना सदन के अध्यक्ष तथा सभापति को दी जानी आवश्यक है। सरकारी विधेयक को प्रस्ताव सरकार के संबंधित मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। निजी विधेयक का प्रस्ताव सदन में उसे पेश करने वाले सदस्य द्वारा ही तैयार किया जाता है। धन विधेयक एवं सामान्य विधेयक में क्या अंतर होता है? धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। सामान्य विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है। संसद में धन विधेयक केवल मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, जबकि सामान्य विधेयक मंत्री या किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को सदन में पेश करने के पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है, जबकि सामान्य विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ही सदन में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को लेकर राज्यसभा के अधिकार काफी सीमित हैं। राज्यसभा धन विधेयक में ना तो कोई संशोधन कर सकती है और ना ही उसे अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा ऐसे विधेयक को सिर्फ 14 दिनों तक अपने पास लंबित रख सकती है। साधारण विधेयक के संबंध में राज्यसभा को वही अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को। राज्यसभा ऐसे विधेयक में संशोधन प्रस्तावित कर सकती है या उसे अस्वीकार कर सकती है। सामान्य विधेयक को वह अपने पास 6 माह तक रोके रख सकती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। सामान्य विधेयक के बारे में लोकसभा अध्यक्ष को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। धन विधेयक को लेकर लोकसभा एवं राज्यसभा में कोई मतभेद हो तो लोकसभा का मत ही अभिभावी होता है। धन विधेयक को लेकर संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। सामान्य विधेयक के विषय में लोकसभा एवं राज्यसभा में किसी भी प्रकार के मतभेद होने की स्थिति में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। यद्यपि लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक होने के कारण उस विधेयक पर लोकसभा का मत ही अभिभावी होता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं होता तो उसे सरकार के विरुद्ध अविश्वास के रूप में देखा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। सामान्य विधेयक के लोकसभा द्वारा अस्वीकार किए जाने पर सरकार के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति या तो उस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा या उसे स्वीकार अस्वीकार कर देगा। धन विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। सामान्य विधेयक को राष्ट्रपति या तो अपनी अनुमति देगा या उसे अस्वीकार कर देगा। वह ऐसे विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकता है। अब आ जाते हैं अध्यक्षीय बनाम संसदीय प्रणाली। अध्यक्षीय प्रणाली में शासन का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सारी शक्ति उसी के हाथों में केंद्रित होती है। राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है एवं उसका कार्यकाल सुनिश्चित होता है। इस दौरान उसे सामान्यतः पद से हटाया नहीं जा सकता। कार्यपालिका की संसद के बहुमत पर निर्भरता भी नहीं होती है। इस कारण सरकार स्थायी होती है, लेकिन भारत के संदर्भ में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। इसके साथ कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। राष्ट्रपति प्रणाली में पूरी व्यवस्था एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करने लगती है। इस प्रकार की व्यवस्था का एक खतरा यह है कि इससे संसद एवं कार्यपालिका के बीच टकराव बढ़ जाता है। अमेरिका में 1994-95 में ऐसी समस्या पैदा हो गई थी। एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ता केंद्रित होने के कारण उसके निरंकुश होने की संभावना भी बढ़ जाती है। दक्षिणी अमेरिका के कई देशों में ऐसी समस्या देखने को मिलती है। सभी क्षेत्रों के विकास एवं परंपरा विरोधी हितों के समन्वय की दृष्टि से संसदीय प्रणाली में इसकी संभावना कम होती है।
इसलिए भारत में सामान्यतः अध्यक्षीय प्रणाली का समर्थन नहीं किया जाता। अब आ जाते हैं संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली में सत्ता संसद एवं संसद से बनने वाली कार्यपालिका के हाथों में निहित होती है। कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसी प्रणाली में सरकार तभी तक अस्तित्व में बनी रह सकती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त रहता है। इस प्रकार संसद कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रखती है। संसद सरकार से प्रश्न पूछकर सरकारी प्रस्ताव, विधेयकों पर मतदान कर एवं अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उस पर नियंत्रण रखती है। उत्तरदायी सरकार का गठन संसदीय प्रणाली में ही संभव है। संसदीय चुनाव के माध्यम से विभिन्न जातियों, वर्गों, संप्रदायों, विचार एवं आस्थाओं तथा क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। अतः बहुलतावादी समाज के लिए संसदीय प्रणाली अधिक उपयुक्त मानी जाती है। पर इस प्रणाली की अपनी कमियां भी हैं। कई दलों के चुनाव मैदान में होने के कारण कभी-कभी किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे में सरकार का गठन कठिन हो जाता है। जब किसी दल को बहुमत नहीं मिलता तो सरकार बनाने के लिए जोड़-तोड़ शुरू हो जाती है। ऐसे जोड़-तोड़ सैद्धांतिक आधार पर नहीं होते बल्कि पद एवं लाभ को ध्यान में रखकर होते हैं। सरकार बनाने में समर्थन देने वाले दलों की निष्ठा सरकार के प्रति कम, अपने दल के प्रति अधिक होती है। दलीय हित में वे कभी भी सरकार से समर्थन वापस ले लेते हैं। इससे सरकार की अस्थिरता बनी रहती है। फिर आ जाते हैं भारतीय संसदीय प्रणाली की समस्याएं क्या है। भारत में चुनाव की निष्पक्षता पर प्राय प्रश्न उठाए जाते हैं। कई उम्मीदवार धनबल, बाहुबल एवं अन्य संकीर्ण भावनाओं का प्रयोग कर चुनाव जीतने में सफल हो जाते हैं। इससे राजनीति का अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, काले धन एवं माफिया तत्वों का प्रभाव बढ़ा है। चुनाव में जो प्रतिनिधि जीत कर आते हैं उनकी प्रतिनिधित्व क्षमता पर भी सवाल उठाए जाते हैं। अधिकतर उम्मीदवार मतदाताओं के छोटे हिस्से का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल के वर्षों में त्रिशंकु संसद, सिद्धांतहीन गठबंधन एवं राजनीतिक अस्थिरता का दौर आरंभ हुआ है। संसद एवं विधानमंडल की बैठकों की संख्या घटी है। इसमें भी अधिकांश समय हंगामा, नारेबाजी एवं वॉकआउट की भेंट चढ़ जाता है। महत्वपूर्ण मसलों पर भी बहुत कम चर्चा होती है। बजट एवं अन्य विधेयक भी अनफनन में पारित कर दिए जाते हैं। यह संसदीय प्रणाली की असफलता है। संसद एवं विधेयक विधायी कामकाज में कम रुचि लेते हैं। सरकार के ऊपर संसद का नियंत्रण एवं संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही अपेक्षाकृत कम हो गई है। बड़े पैमाने पर दल बदल की स्थिति ने भारतीय संसदीय प्रणाली को लगभग पंगु बना दिया है, यानी कि खराब कर दिया है, यानी कि छोटा बना दिया है। अध्यक्ष के पक्षपातपूर्ण फैसलों पर भी प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं। संसदीय शब्दावली क्या है? शून्यकाल क्या होता है? दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तत्काल बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। इस काल में उठाए गए प्रश्नों के संदर्भ में नियमों का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। फिर आ जाते हैं प्रश्नकाल। सदन की प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटे की अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। कार्य स्थगन प्रस्ताव, सार्वजनिक महत्व के विषय से संबंधित किसी प्रश्न पर किसी सदस्य द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए पूर्व नियोजित कार्य का स्थगन करने वाली प्रस्ताव को कार्य स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। इस प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष या सभापति की स्वीकृति अनिवार्य होती है। फिर आ जाते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। किसी गंभीर सार्वजनिक मसले पर किसी सदस्य द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करने वाले प्रस्ताव को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव। किसी मंत्री द्वारा सही तथ्यों को प्रकट नहीं किए जाने अथवा गलत सूचना प्रदान करने की स्थिति में संसद सदस्य द्वारा इस प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इसके तहत यह उल्लेख किया जाता है कि मंत्री के कृत्य से सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन हुआ है। फिर आ जाते हैं मूल प्रस्ताव। एक पूर्ण एवं स्वतंत्र प्रस्ताव के रूप में सदन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले किसी प्रस्ताव को मूल प्रस्ताव कहते हैं। काम रोको प्रस्ताव। किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा करने के उद्देश्य से संसद सदस्य द्वारा सदन की कार्यवाही रोकने का अनुरोध करने वाले प्रस्ताव को काम रोको प्रस्ताव कहते हैं। स्थगन प्रस्ताव। किसी प्रस्ताव के स्थान पर विकल्प के रूप में प्रस्तुत किए गए अन्य प्रस्ताव को स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। अनुषांगी प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्यवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है। ग्लोटिन। सभी अनुदानों पर विचार विमर्श निर्धारित समय में समाप्त हो जाना चाहिए। यदि अध्यक्ष यानी कि स्पीकर यह महसूस करता है कि मांग तथा अनुदान संबंधी सभी मामले निर्धारित समय में समाप्त नहीं हो पाएंगे तो आखिरी दिन वह सभी मामलों पर बहस समाप्त किए बिना मतदान करा सकते हैं। इस व्यवस्था को संसदीय भाषा में ग्लोटिन कहा जाता है। हंग पार्लियामेंट। ऐसी संसद जिसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो हंग अथवा त्रिशंकु संसद कहलाती है।
हमारी नवी लोकसभा इसी प्रकार की हंग पार्लियामेंट थी। ऐसी स्थिति में दल बदल को प्रोत्साहन मिलता है और स्थायी सरकार नहीं बन पाती। तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न। संसद में जिन प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है वे तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है वे अतारांकित प्रश्न कहलाते हैं। परंपरावश तारांकित प्रश्नों के सामने तारे की तरह चिन्ह बना होता है। अतारांकित प्रश्नों के सामने ऐसा चिन्ह नहीं होता। फिर आ जाते हैं व्हिप। व्हिप एक प्रकार का आवश्यक निर्देश है जो दलीय अनुशासन के लिए प्रयुक्त होता है। व्हिप जारी करने पर संबंधित दल का सदस्य इसका उल्लंघन नहीं कर पाता। यदि कोई सदस्य उल्लंघन करता है तो वह दल से निष्कासित किया जा सकता है। पूरक प्रश्न। प्रश्नोत्तर काल में जिस समय कोई मंत्री उत्तर देता है उसी के तुरंत बाद सदस्यगण मुख्य प्रश्न से संबंधित अन्य प्रश्न पूछ सकते हैं। इन्हें पूरक प्रश्न कहा जाता है। अल्प सूचना प्रश्न। संसद के किसी सदन का कोई सदस्य सार्वजनिक महत्व के तथा अविलंबनीय मामले पर मौखिक उत्तर के लिए 10 दिन से कम समय की सूचना दे सकता है। सामान्यतः प्रश्न पूछने के लिए सूचना की न्यूनतम अवधि 10 दिन होती है। अब आ जाते हैं आधे घंटे की चर्चा। जब किसी सदन का कोई सदस्य ऐसा महसूस करता है कि तारांकित प्रश्न या अतारांकित प्रश्न या अल्प सूचना प्रश्न पर प्राप्त उत्तर में अपेक्षित जानकारी नहीं है या तथ्यों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तब अध्यक्ष या सभापति सदन के सदस्यों को आधे घंटे की चर्चा करने की अनुमति दे सकता है। नियम 115। इस नियम के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को किसी मंत्री या सदस्य के वक्तव्य के तथ्य की त्रुटियों पर आपत्ति उठाने का अधिकार है। नियम 193। इसके अंतर्गत संसद के किसी सदन का सदस्य किसी सार्वजनिक महत्व के अविलंबनीय विषय पर अल्पकालिक चर्चा की नोटिस दे सकता है। इसमें प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा न होने के कारण चर्चा में मत विभाजन नहीं होता, केवल सभी पक्षों के सदस्य संबंध विषय पर अपने विचार प्रकट करते हैं। नियम 377। जो विषय किसी भी प्रस्ताव के अंतर्गत नहीं उठाए जा सकते उन्हें इस नियम के अंतर्गत उठाया जा सकता है। इस नियम के अंतर्गत संसद के किसी सदन का सदस्य किसी भी प्रकार का प्रश्न उठा सकता है, किंतु एक नोटिस के अंतर्गत एक ही विषय को शामिल किया जा सकता है। इस नियम के अंतर्गत कोई सदस्य एक सप्ताह में एक ही विषय उठा सकता है। फिर आ जाते हैं अविश्वास प्रस्ताव। यह प्रस्ताव लोकसभा की कार्यवाही के साथ जुड़ा हुआ है। किसी विपक्षी दल द्वारा सरकार के विरुद्ध लाया जाता है जिस पर बहस के पश्चात मत द्वारा तय होता है कि इसे विचारणीय कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए अथवा नहीं। इसके पारित हो जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। फिर आ जाते हैं निंदा प्रस्ताव। लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन के लिए यह बहुत उपयोगी है। यह सरकार या किसी मंत्री के कार्यों और नीतियों की निंदा करने हेतु उसके विरुद्ध दिया गया प्रस्ताव है। निंदा प्रस्ताव पारित हो जाने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। फिर आ जाते हैं सिंचित निधि। संविधान के अनुच्छेद 266 में सिंचित निधि का प्रावधान है। सिंचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय किया जाता है। राज्यों को करों एवं शुल्कों में से उनका अंश लेने के बाद जो धन बचता है इस निधि में डाल दिया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन तथा भत्ते इसी निधि पर भारित होते हैं। फिर आ जाते हैं आकस्मिक निधि। संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी। इसमें जमा धनराशि का व्यय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जा सकता। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अग्रिम रूप से इस निधि से धन निकाल सकता है। विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारत व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन तथा सरकार के खर्च हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। भारत की संचित निधि में से कोई धन विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाला जा सकता है। अब आ जाते हैं लेखानुदान। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु सरकार को इस विधेयक के पारित होने के पहले ही भी धन की आवश्यकता पड़ सकती है। अनुच्छेद 116 के अंतर्गत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है, जिसके बारे में बजट विवरण देना सरकार के लिए आवश्यक नहीं है। फिर आ जाते हैं अनुपूरक अनुदान। यदि विनियोग विधेयक द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि अपर्याप्त पाई जाती है और किसी नई सेवा पर खर्च की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है तो राष्ट्रपति एक अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश करवाता है। अनुपूरक अनुदान और विनियोग विधेयक दोनों के लिए एक ही प्रक्रिया विहित की गई है।
फिर आ जाते हैं कटौती प्रस्ताव। सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों में से किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्तावों को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। सरकार की नीतियों की अस्वीकृति को दर्शाने के लिए विपक्ष द्वारा प्राय ₹1 की कटौती का प्रस्ताव किया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर ये जो है खत्म हो जाता है चैप्टर। धन्यवाद।